Hello everyone, welcome to Education Hits. Here I am Monica Chaudhary. We're going to have your lesson on the chapter Union Parliament. In today's video, we're going to cover about the exclusive power of Lok Sabha, Rajya Sabha, and also the difference between both the houses over the legislative power. So let's get started. Basically, today we'll talk about the exclusive power of Rajya Sabha. Basically, the power which are different from the Lok Sabha. तो देखते हैं क्या क्या है वो। पहली पावर ये है कि अगर through the normal circumstances, if we are in the normal circumstances, the parliament cannot make laws on the subject mentioned in the state list. But in case through the article 249 of Indian Constitution, the Rajya Sabha has the power if it passed a resolution by 2/3 of its majority. बेसिकली अगर वो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है जिसके अंदर वो ये कहती है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर उसने नेशनल इंपॉर्टेंस अंज्यूम्ड कर लिया या फिर वो सब्जेक्ट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का बन चुका है, उस केस में जो पार्लियामेंट है हमारा उसके ऊपर लॉ बना सकता है। इस केस में ये पावर खाली हमारी राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा ही क्यों कि सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सारी वीडियोस में पढ़ा है या आपने देखा है, बिकॉज राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसीलिए स्टेट का इंटरेस्ट की बात आएगी तो सारे जो पावर्स है वो है हमारी राज्यसभा के पास। तो इसका मतलब आर्टिकल 249 कहता है कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पे तभी लॉ बना सकता है जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है बाय 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी। यहाँ पे सिर्फ हमें 2/3 ही मेजोरिटी चाहिए, कोई सिंपल मेजोरिटी नहीं। और प्रेजेंट एंड वोटिंग वी वांट 2/3 मेजोरिटी, यानी 2/3 पीपल ऑफ द राज्यसभा एग्री करने चाहिए कि ये सब्जेक्ट पे लॉ बनना चाहिए। ओके, so next power है all India services. The services which come under the center are called the all India services. जो अगली पावर इंजॉय की जाती है राज्यसभा के द्वारा वो ये है कि ये बोल सकती है कि न्यू ऑल इंडिया सर्विस बननी चाहिए। उस केस में लोकसभा का कोई केस नहीं, लोकसभा इस पर डील नहीं करता। ओके, तो हमें इतना ही लिखना है कि पावर इंजॉयड बाय राज्यसभा इज दैट इट कैन डिक्लेयर दैट द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बी क्रिएटेड इन द नेशनल इंटरेस्ट। ओके, so next power comes the national emergency. As you know, the national emergency can be declared under the article 352. ये extra knowledge है but you should know. आर्टिकल 352 के अंदर हम अपने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इसके लिए भी दो प्रोविजन होते हैं, इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल एग्रेशन। या तो इंटरनल में कोई प्रॉब्लम है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हमारे देश में कोई प्रॉब्लम है, उस केस में हम नेशनल इमरजेंसी अपने देश में लगा सकते हैं। जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो हमारा जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगा, या तो उसके बाद हो जाएगा या उससे पहले हो जाएगा। उस केस में जब नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में चल रही होगी, उस केस में जो राज्यसभा होगी वो सारे के सारे फंक्शन करेगी और सारे के सारे फंक्शन निभाएगी हमारे पार्लियामेंट की, यानी कि जो पूरा पार्लियामेंट है वो राज्यसभा में आ जाएगा। सारे बिल पास करना और पूरी कंट्री को चलाना केवल राज्यसभा का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। वो एक बहुत बड़ा बिग डिसएडवांटेज है लोकसभा का, क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस नहीं है, वेयर एज द राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। तो जब आपसे पूछा जाएगी स्पेशल पावर क्या है तो आप ये भी लिखेंगे कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, यू विल स्टेट अवे गेट द मार्क्स। सो हमें बेसिकली में यही लिखना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज भी राज्यसभा क्रिएट कर सकता है और साथ में एक परमानेंट हाउस है। तो ड्यूरिंग द एक्सटेंशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। तो हमने देख लिए कि राज्यसभा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया उन्हें डायरेक्टली इलेक्टेड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल आइडेंटिफाइड। उस केस में ये हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि पीपल्स यहाँ के डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और पीपल्स के होते हैं, जहाँ की राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर। तो इस केस में इसके पास ये पावर है कि इसके पीपल्स डायरेक्टली इलेक्टेड है। दूसरा केस है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम केवल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि जो अपोजिशन है वो अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस या इस देश के प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर जब तक रह सकते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंस होल्ड करेंगे लोकसभा का, यानी लोकसभा के मेंबर्स को उन पे कॉन्फिडेंस होगा या होगा कि हाँ गवर्नमेंट सही करिए। जिस भी दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजोरिटी के साथ लोकसभा में पास हो गया, उस दिन प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सबको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर लोकसभा की ये स्पेशल पावर है, क्योंकि ये मोशन कभी भी राज्यसभा में ना तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही पास किया जा सकता है। साथ में एक और मोशन है जिसे बोलते हैं हम अर्जेंटमेंट मोशन।
बेसिकली अडजर्नमेंट मोशन इंडिकेट करता है द टोटल एंड द स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली अडजर्नमेंट मोशन कहता है कि जो हमारी पूरी सारी मेंबर्स है लोकसभा के, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी से बिल्कुल डिसअप्रूवल है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस केस में भी अडजर्नमेंट मोशन जो हमारा होगा वो भी खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता, जो कि इसकी एक्सक्लूसिव पावर है, बिकॉज ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। ओके, देन वी टॉक अबाउट द ज्वाइंट सिटिंग। एज आई टोल्ड यू, जब भी कोई भी डेडलॉक होता है, ये मान लीजिए लोकसभा ने एक नॉन फाइनेंशियल बिल पास कर दिया। नॉन फाइनेंशियल बिल क्या होता है? जो बिल किसी मनी में डील नहीं करते, और बेसिकली यू कैन टेल इट द ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल पे अगर किसी का डेडलॉक है, यानी लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, या केस में राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में नहीं पास किया, इस केस में हम लोग बुलाएंगे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी दोनों हाउस की होगी ज्वाइंट सिटिंग। उस केस में जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो जो डिसीजन होता है ना लोकसभा का, वो प्रिवेल करता है, क्योंकि ऐसा आप जानते हैं लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो डबल है द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। और ऑल्सो जो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो इसके ऊपर पूरे प्रिसाइड करता है, वो होता है द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन करना है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर। इसकी वजह से स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसकी वजह से लोकसभा को एक और यहाँ पे एडवांटेज मिलता है और उसको वो मोर पावरफुल बना देता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव मनी बिल। बेसिकली अब हम पहले पढ़ेंगे कि मनी बिल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिल इज अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स द फॉलोइंग व्हिच आई एम टेलिंग। ओके, कोई भी ऑल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स, किसी भी टैक्स को बदलना है या उसको हटाना है, बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेमेंट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड डिक्लेयरिंग अ न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर इन चारों में से भी एक भी केस है तो ये जो बिल होगा उसे हम बोलेंगे मनी बिल। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? ये हमारे आर्टिकल में आता है 110 में। ठीक है, तो हम पढ़ लिया मनी बिल क्या होता है। बेसिकली जो मनी बिल है उसको हम खाली ओरिजिनेट, इंट्रोड्यूस, पास सब कुछ लोकसभा में ही कर सकते हैं। राज्यसभा में ना कभी मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा ना ही ओरिजिनेट होगा। बेसिकली दोनों का मतलब ये कि ना तो ओरिजिनेट हो सकता है ना ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है पासिंग के लिए। ये 14 दिन के लिए वहां पर भेजा जाता है। राज्यसभा इसको ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है। ना तो वो रिजेक्ट करेगी मनी बिल को, ना ही वो अमेंड करेगी। बस वो अपनी रिकमेंडेशन भेज सकती है लोकसभा को विद इन 14 दिन कि देखिए इसके अंदर ये चेंज कर दीजिए। और वो भी टोटली डिपेंड करेगा लोकसभा के पास कि वो चेंज करना चाहती है कि नहीं चाहती है। इसका बहुत एक्सक्लूसिव पावर है मनी बिल के केस में। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुत ही पावरफुल पावर बताइए 1 मार्कर में आता है, तो आप मनी बिल लिखेंगे तो डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव और मोस्ट पावरफुल फंक्शन है लोकसभा का। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अजेंडमेंट मोशन भी खाली लोकसभा में पास किया जा सकता है। ज्वाइंट सिटिंग में भी लोकसभा का ज्यादा महत्व होता है, और साथ में मनी बिल भी खाली ऑरिजिनेट और इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया जा सकता है। हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस ओवर द लेजिस्लेटिव पावर एंड हाउ बोथ द हाउसेस प्ले देयर रोल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे पहले हमने देखा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल दोनों ही हाउसेस में पास होना चाहिए और दोनों ही हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। बट अगर यहाँ पे किसी ऑर्डिनरी बिल के केस में डेडलॉक हो जाता है दोनों हाउस के बीच में, तो दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई होती है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस केस में राज्यसभा का डिसीजन प्रिवेल करता है या ज्यादा मोर पावरफुल होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो हमें इसके अंदर यही पॉइंट लिखना है कि दोनों हाउसेस की बहुत इक्वल पावर्स इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, बट लोकसभा की ज्यादा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मनी बिल। एज आई टोल्ड यू, मनी बिल ओरिजिनेट और इंट्रोड्यूस और पास खाली लोकसभा में करवाया जा सकता है, और राज्यसभा ना तो मनी बिल को अमेंड कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है। इस केस में लोकसभा की ज्यादा पावर है बस। नेक्स्ट वी हैव द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज आई टोल्ड यू, एग्जीक्यूटिव कौन इंक्लूड करता है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव है उसमें पावर ज्यादा हमारी लोकसभा की है। ऐसे मैंने बताया आपको कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और अजेंडमेंट मोशन है खाली लोकसभा में पास किए जा सकते हैं, जो कि एक मेन वे है टू चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। एंड ऑल्सो इसका रीजन क्या है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राज्यसभा में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते? इसका मेन रीजन ये है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर में वो खाली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली जो होती है वो इसका मतलब ये होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक सिंगल बॉडी है
और उसका जो डिसीजन होगा, मतलब कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है तो वो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको मानना पड़ेगा। अगर कोई मिनिस्टर उस डिसीजन को नहीं मानता है, उसका विरोध करता है, या तो वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर ले या फिर वो रिजाइन कर दे। और दूसरा केस ये है, अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन एक भी पार्टिकुलर मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ पास किया जाता है या फिर वो पास हो जाता है मेजोरिटी से लोकसभा में, तो उस केस में पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, साथ में प्राइम मिनिस्टर के। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तब भी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हमारी लोकसभा के तरफ। इस वजह से ही उनका कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर एज कम्पेयर टू राज्यसभा ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दोनों ही हाउस इस केस में इक्वल रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दोनों के मेंबर्स ही कलेक्टिवली हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। बस पर इसमें भी आप कह सकते हैं कि राज्यसभा की थोड़ी ज्यादा पावर है, क्योंकि आप समझते हैं उसकी स्ट्रेंथ डबल है, तो ऑब्वियसली उसकी पावर यहाँ पे भी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इम्पीचमेंट एंड द रिमूवल ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इम्पीचमेंट हम बेसिकली बात करते हैं रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 61 के थ्रू होती है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार लिखती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, क्योंकि आर्टिकल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑल्सो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। तो इम्पीचमेंट और रिमूवल के केस में दोनों हाउसेस का अप्रूवल बहुत जरूरी है, और दोनों ही हाउसेस में रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। मतलब पहले किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है कि हमें ये जजेस को या पार्टिकुलर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे भी लोकसभा का थोड़ी ज्यादा पावर है। Then we have the national emergency. In case of national emergency, राज्यसभा की पावर ज्यादा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगेगी, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और जो सारा काम है पार्लियामेंट का वो करेगी हमारी राज्यसभा। इसीलिए, और राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो जो नेशनल इमरजेंसी होगी उसके अंदर पार्टिकुलरली राज्यसभा की ज्यादा पावर है। पर लोकसभा की मंजूरी और राज्यसभा की मंजूरी दोनों की ही चाहिए जब हम अगर अपने देश में नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो हमें आर्टिकल बताते हैं कि इसके लिए आपको पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंजूरी, साथ में प्रेसिडेंट की मंजूरी और बोथ द हाउस का अप्रूवल जरूरी है जब भी आप अपने देश में नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहें। तो हमने बात कर ली कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के लेजिस्लेटिव। बेसिकली हमें ज्यादा याद, जो हमें मेन चीज पे फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, उसका जो मेन एडवांटेज है वो परमानेंट हाउस क्या है, और जो इसका मेन एडवांटेज है वो है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, और दूसरा मनी बिल कैन बी ओरिजिनेट ओनली इन दी लोकसभा। तो आपको ये 2-3-4 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा बाय हार्ट लर्न करने होंगे, और स्पेशली आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म यूज करेंगे अनलेस आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द डिफरेंस ओवर द लेजिस्लेटिव पावर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू।